हेलो गाइस, वेलकम टू बीपीएससी विद एसके। आइए आज हम एक एसए कॉप 70th मेंस एसए कॉपी का डिस्कशन करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे लिखे हैं। इनका जो फर्स्ट जो एसए चॉइस था वो है समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता। इसकी शुरुआत उन्होंने बहुत एक महाउपनिषद के श्लोक से किए हैं। अयम निज परोवती कर्णा लघु चेतसाम उदार चरित्राम वासुदेव कुटुंबकम। अतः छोटे लोग अपना अपना करते हैं, उदार लोग तो पूरे पृथ्वी को एक परिवार मानते हैं। ऐसे इन्होंने स्टार्ट करा है। उपरोक्त पंक्ति भारत के विश्व में को एक परिवार मांगने की दृढ़ अभिव्यक्ति है। प्राचीन काल से ही अपने विश्व कल्याण एवं जन कल्याण के रूप में शिक्षा एवं संस्कृति द्वारा विश्व का मार्गदर्शन करता रहा है। यानी भारत की महत्ता के बता रहे हैं। प्राचीन काल के बारे में प्राचीन काल में इन्होंने गौतम बुद्ध, महावीर जैसे दार्शनिक ने विश्व शांति हेतु अपना विचार दिया। फिर मौर्य शासक के चंद्रगुप्त और अशोक ने विश्व में शांति हेतु बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए प्रचार किया। फिर इन्होंने मध्यकाल में भारत के कबीर, गुरु नानक की चर्चा की है। आधुनिक में इन्होंने ज्योतिबा फुले, विवेकानंद, गांधी, नेहरू जैसे लोगों की भी चर्चा की है। फिर इन्होंने प्राचीन काल से अब तक भारत पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जो पूरे संसार को अपना परिवार मानता है। यानी कुल मिला के इन्होंने स्टार्ट अच्छा किया है कि प्राचीन से आधुनिक काल तक भारत की महत्ता को दिखाए हैं और जो बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं उनके बारे में इन्होंने लिखा है। वर्तमान समय में यदि बात की जाए तो भारत एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसकी जीडीपी में भारत का लगभग 2% योगदान है। भारत शुरू से ही शांतिपूर्ण एवं विकसित देश विश्व का पक्षधर रहा है। वर्तमान समय में एक और जहां चीन विस्तारवादी नीति का पालन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपनी आर्थिक शक्ति को लगातार बढ़ा रहा है। तो रूस जैसे देश अपने सैन्य ताकत को बढ़ावा दे रहे हैं। सारे पक्ष ने पूरे विश्व में 2 भागों को बांटा है। अब भारत हमेशा अपनी कूटनीतिक नीति के पालन करता है तथा यह एक किसी भी देश में गुट में शामिल होने से बचता है। वर्तमान समय में भी भारत अपनी क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है। जैसे अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने विश्व कई देशों में उपग्रह को लॉन्च किया है। रक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जिक्र करा है। रक्षा के क्षेत्र में, यहाँ अंतरिक्ष के क्षेत्र में रूस में भारत हमेशा से अपनी पड़ोसी देशों जैसे नेपाल और भूटान में प्रथम सहायता प्रदाता बनकर उभरा है। श्रीलंका में हुई आर्थिक संकट में भी $4 बिलियन की सहायता की है। इन्हें पड़ोसी देशों का जिक्र किया है कि भारत उनके प्रति कैसे रवैया अपनाता है। वैश्विक स्तर पर यदि भारत की महत्ता की बात की जाए तो 2023 में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। इसके अतिरिक्त भारत क्वाड, 7 और आसियान और बिम्स्टेक जैसे देश बहुपक्षीय मंचों पर प्रभावी भूमिका निभाता है। हाल ही में भारत द्वारा तीसरा ग्लोबल साउथ वाइस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने ग्लोबल साउथ में विश्व में प्रासंगिकता का मुद्दा उठाया। भारत पहले से पड़ोस नीति का पालन करता रहा है। इसके म्यांमार में भूकंप में ही ब्रह्मास्त्र चलाया था। भारत पश्चिमी एशिया तथा मध्य एशिया के देशों के साथ अपनी साझेदारी को लगातार बढ़ा रहा है। वर्तमान अपनी ऊर्जा की 45% मध्य एशिया के देशों से प्राप्त करता है। पश्चिमी देशों में जर्मनी, इटली और स्पेन की बात करें तो भारत अपनी जर्मनी और डेनमार्क यानी सभी देशों के साथ इन्होंने भारत का जो संबंध है, अच्छे संबंध है, उसको उन्होंने इसको लिखा है। भारत अपनी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करता है। भारत और रूस यूक्रेन युद्ध तथा इजरायल हमास युद्धों के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता है। भारतीय संबंध में वर्णित संसदीय परंपरा भारत हमेशा पालन करता है। भारत किसी भी देश में लोकतंत्र के समर्थन करता है। आज भारत पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। भारतीय वस्तुओं और लोगों के सम्मान की दृष्टि से पूरे विश्व में देखा जाता है। इस वानगी आप रूस यूक्रेन युद्ध के समय देख सकते हैं। भारतीय लोगों को यूक्रेन से निकालने हेतु उन्होंने संघर्ष विराम की घोषणा की गई। एक तरफ से इन्होंने भारत की एक उभरता हुआ राष्ट्र के रूप में चर्चा की है कि युद्ध के दौरान वहाँ से निकालने में वहाँ के देशों ने हेल्प किया था। भारत सबसे पुराना लोकतंत्र देश है, इसलिए अपनी अलग पहचान है। यहाँ पर संसदीय परंपरा के तहत सत्ता का संचालन होता है, न कि तानाशाही एक दलीय प्रकृति का। यानी लोकतंत्र की यहाँ जिक्र करा है इन्होंने।
भारत की जनसंख्या लगभग 62% युवा वर्ग है। जनांकीय लाभांश की बात कर रहे हैं। भारत पूरे विश्व में कुशल कारीगर उपलब्ध कराता है। अमेरिका के मुख्य कंपनियों के मुख्य अधिकारी या तो भारतीय या फिर भारतीय मूल के हैं। भारत अनाज, फल, सब्जी तथा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख प्रदाता है। यह अपनी खाद्य सुरक्षा के साथ साथ विश्व में भूखमरी, गरीबी, असमता को दूर करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। भारत कोरोना काल में अपनी मैत्री वैक्सीन पहल, अंडरलाइन कर लेना चाहिए था इनको, के तहत विकासशील देशों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराया था। आपदा राहत तथा आतंकवादी संगठनों पर सफाया पर भारत प्रमुख रूप अपनी भूमिका निभाता रहा है। हाल ही में 26/11 आतंकी हमले की साजिश करता राणा की प्रत्यर्पण मंजूर अमेरिका से मिली है। इन सभी पहलुओं के अलावा भारत अपनी शिक्षा, संस्कृति तथा जलवायु परिवर्तन पहलों के माध्यम से पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना रहता है। वर्ष 2015 में COP21 में पेरिस एवं भारत के संयुक्त प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त भारत अपनी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तंजानिया, सऊदी अरब, IIT की शाखा खोलने के विचार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत हमेशा से प्रमुखता से अपनी बात को रखता है। कुछ समय पहले ही ब्रिक्स सम्मेलन और WHO की बैठक में भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि रूस, वेनेजुएला पर आर्थिक प्रतिबंध ठीक नहीं है तथा WHO में संस्थागत सुधार की बात हमेशा, यानी यहाँ पर भारत को एक उभरता राष्ट्र के रूप में इन्होंने लिखा है कि कैसे अब लोगों के पक्ष में वकालत भी कर रहा है भारत। आज भारत हर क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शन करने को तैयार है। सूचना प्रौद्योगिकी हो या रक्षा, अंतरिक्ष हो या सुरक्षा, इन सभी परिस्थितियों का फल यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री को अब तक 21 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। नागरिक सम्मान दिया गया है। कुछ मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारत आज हर क्षेत्र में अपनी क्षमता से पूरे विश्व में एक नेतृत्वकर्ता बचने की ओर अग्रसर है। समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में विकसित और समृद्ध विश्व की कल्पना बिना भारत नहीं की जा सकती। भारत प्राचीन काल से सोने की चिड़िया था, तो ये आज ये सोने का देश मतलब विकास को बढ़ावा देने वाला देश है। बिना भारत को शामिल किए विश्व में शांति और समृद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसका मुख्य कारण है कि भारत हमेशा से शांति एवं अहिंसा सत्याग्रह के पथ पर चलता है, जो कि हमेशा तरक्की की ओर जाता है। यूनान, रोम, मिस्र और सब मिट गए जहाँ से, अगर मगर है बाकी नाम निशा हमारा। कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों जहाँ से रहा है दुश्मन दौर जहाँ हमारा। मोहम्मद इकबाल। काफ़ी अच्छा कोटेशन से इन्होंने कंक्लूड भी करा है। कुल मिला के इनका जो ऐसे बहुत अच्छा रहा है। मेरे ख्याल से एवरेज मार्क्स से आराम से पा लेंगे इसमें, यानी 60 के करीब इनका मार्क्स आराम से बनेगा इसमें। चलिए नेक्स्ट एस्से को देखते हैं। इन्होंने अटेम्प्ट करा इन्होंने शिथिल कानून व्यवस्था और नारी सशक्तिकरण की बाधा है। शुरुआत इन्होंने कोट से किया है। नारी तुम नहीं हो अबला, नहीं हो असहाय, तुम बिन तो जग ही संभव ना हो पाए। प्राचीन काल से समाज में नारियों का विशेष स्थान रहा है। इन्होंने नाम लिखा है अपाला लोपामुद्रा। मध्यकाल के वह जिक्र करा है इन्होंने कि क्या स्थिति रहा। फिर वर्तमान समय में क्या रहा। वर्तमान समय में आज़ादी के बाद समाज में भेदभाव, राजनीतिक भेदभाव, खराब कानून नियमन से उनकी स्थिति में कुछ खास सुधार नहीं हुआ। संविधान में इनसे संबंधित प्रावधान किया गया है। वर्तमान समय में 2047 की ओर अग्रसर है। उसमें महिलाओं की भूमिका, यानी विकसित भारत में इनकी भूमिका को दिखाएं। बहुत अच्छा प्रयास है। अर्थात यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाता है तो नारी का उत्थान जरूरी हो जाता है। नारी के उत्थान में अक्सर ये देखा जाता है कि सरकार का कानून सिर्फ फाइलों में बनकर रह जाते हैं। जैसे वर्ष 2014 के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जीविका आदि योजना लागू की गई, फिर भी कानून शिथिलता के कारण आज भी वर्ष 2011 के बाद जनसंख्या में महिला साक्षरता दर 65.8 से कुछ खास सुधार नहीं देखा जाता है। इस संबंध में पंक्ति चरितार्थ होती है, इनको ऑनलाइन कर देना चाहिए था। तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे और आंकड़े किताबी है। वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा गाइडलाइंस के तहत
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने हेतु कानून बनाया गया, परंतु आज भी कई कंपनी में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आते रहता है। हाल ही में बंगाल में अर्जिकर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर को यौन शोषण की घटना का इन्होंने जिक्र करा है। वर्ष 2001 में दिल्ली में निर्भया कांड के बाद पॉक्सो एक्ट लाया गया, जिसमें नारी की सुरक्षा अधिनियम किया जा सके, परंतु 2023 में हाथरस किया हुआ हाथरस हत्याकांड का इन्होंने जिक्र किया। भारत में लगातार कानून बन रहे हैं जिसमें महिलाओं को सुरक्षित किया जाए, परंतु यदि आप हकीकत जानेंगे तो आपको हैरानी होगी कि NCRB के डाटा के अनुसार प्रति मिनट 14 महिलाओं के साथ रेप की घटना हो रही है। यानी कुल मिला के कानून की विफलता की बात कर रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति जो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। बिहार उदाहरण दिया, बिहार उत्तर प्रदेश में आंकड़ा और भी ज़्यादा है। उन्होंने बिहार उत्तर प्रदेश का यहाँ जिक्र करा है। महिला की स्थिति यदि आकलन विश्व के स्तर पर किया जाए तो हम पाते हैं कि पश्चिमी देश में इसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। कुछ स्कैंडिनेवियाई देशों को छोड़कर जहाँ राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर उनकी स्थिति अच्छी है, ऐसा करके और देशों से तुलना किया है इन्होंने। तन के भूगोल से परे इन्होंने कि क्या महिलाओं को किस नज़र से देखते हैं, एक कोट लिखा है, तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गांठें खोल कर कभी पढ़ा है तुमने उसके अंदर खोलता इतिहास। उपरोक्त पंक्ति कवित्री निर्मला पुतुल द्वारा कही गई है। कानून शिथिलता नारी सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न कर रही है। सरकारी कानूनों का धरातल पर न उतरना नारी की सशक्तिकरण में मुख्य बाधा है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा नारी उत्थान हेतु नई संसद भवन में प्रथम कानून के रूप में नारी शक्ति बंधन अधिनियम अधिनियम संशोधन द्वारा लाया गया। इसके तहत लोकसभा विधानसभा में 33% महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया ताकि उनसे जुड़ी समस्याओं पर प्रभावी रूप से कानून बनाया जा सके। नारी तुम सिर्फ सहनशीलता की मूर्त नहीं हो, साहस और संघर्ष का प्रतीक भी हो। अच्छा कोट लिखा है इन्होंने। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो 73वें संविधान संशोधन पंचायत और नगरपालिका में 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। बिहार सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम 2006 द्वारा पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 50% किया गया। इसके अतिरिक्त भारत और बिहार सरकार द्वारा लगातार नारी सशक्तिकरण हेतु नियम एवं योजना बनाए जा रहे हैं, जैसे MSME, मुद्रा योजना, ऐसे करके इन्होंने योजनाओं की चर्चा की है। बिहार सरकार द्वारा जीविका का भी इन्होंने जिक्र करा है, जो महिला उत्थान के लिए लाया गया है। विकास हेतु बढ़ावा दिया जा रहा है। उपरोक्त सभी योजनाएं नीति पर्याप्त कार्यान्वयन न होने के कारण इनका लाभ 70% तक नहीं पहुंच पा रहा है। एक अच्छा इन्होंने ऊपर क्या क्या महिलाओं को उत्थान के लिए किया गया, लेकिन उनका क्या जमीनी स्तर पर हकीकत रूप प्रदान करने हेतु उनका सही से कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। तो अच्छा लिंकेज है इनका, अच्छा लिंकेज है। बिहार जिसकी जनसंख्या 48% महिला की है, साक्षरता का जिक्र किया है। भारत और बिहार दोनों स्तर पर महिला संबंधी कानून का शिथिलता नारी सशक्तिकरण का प्रमुख बाधा बन रही है। हाल ही एक समाचार पत्र में बिहार में संबंधित खबर आई थी, जिसमें महिला मुखिया के होते हुए उनका पति उनका सारा कार्य कर रहा था। इस तरह का सामाजिक कुरीति को समाप्त किए बगैर नारी के सशक्तिकरण संकल्प मात्र कोरा कागज है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह प्राचीन भारत में वैदिक युग में महिला राजनीतिक और सामाजिक निर्णयों में भाग लेती थी, उसी तरह आज जरूरत है कि भारत में महिला संबंधी कानूनों योजनाओं की शिथिलता को दूर किया जा सके, दोषी व्यक्ति की पर्याप्त कार्रवाई हो तथा उचित दंड मिले। न्यायालय द्वारा महिला संबंधी कानूनों की प्राथमिकता बनाए रखने के लिए उचित निर्देश दिया जाए ताकि महिला निर्भीक और निर्भर हो गए। अच्छा इन्होंने लिखा है, समाप्ति भी इन्होंने अच्छा किया है। कुल मिला के ये भी एवरेज ऐसे लगा। कमेंट्स में आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को कैसे ऐसे लगा है। इसके लिए सरकार द्वारा साथ साथ समाज के व्यक्तियों को भी आगे आने की ज़रूरत है। उन्होंने ऐसा किया। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो इनकी भूमिका को लेना पड़ेगा थी। उन्होंने एक कोट से समाप्ति किया है, तत्र नार्यस्तु पूजयन्ते तरमन्ते तत् देवा। जहाँ नारी की सम्मान होता है वहाँ देश और समाज की तरक्की करता है। यानी भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हो तो महिलाओं का योगदान चाहिए, जो कि अपनी कुल जनसंख्या में 50% लगभग हिस्सा रखती हैं। ऐसे करके इन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्लोज किया, मतलब कंक्लूड किया है, जो कि अच्छा मानक माना पाएगा। इनमें भी लगभग 60 करीब मार्क्स ये डालेंगे।
थर्ड ऐसे इन्होंने चूज करा है, जैसन बोबा वैसन कटवा। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ दोस्तों। उपरोक्त लोकोक्ति बिहार के साहित्य में कहीं कही जाने वाले समाज और देश के गहरी विचार को दर्शाती है। इसका अर्थ यह है कि आप जिस तरह के कार्य करते हैं उसका फल भी उसी अनुसार आपको प्राप्त होता है। यदि आप नित्य परिश्रम या प्रयास करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। उपरोक्त आशय एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। भारत और पाकिस्तान एक ही समय पर आज़ाद हुए। उन्होंने कहानी के द्वारा इसको समझाने की कोशिश किया। भारत पर एक ही समय आज़ाद हुए। भारत अपनी समस्याओं को जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी को कम करने का लगातार प्रयास करता रहा। वहीं पाकिस्तान अपनी कट्टरता की भावना से प्रेरित आतंकवाद, हिंसा, नफरत को बढ़ाता रहा। फलतः आज भारत विश्व में एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता बनने की ओर अग्रसर है। वहीं पाकिस्तान आज गरीबी, भूखमरी, यानी भारत पाकिस्तान का इन्होंने तुलना किया कि भारत कितना आगे पाकिस्तान से हुआ है और पाकिस्तान में आज भी आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ ने इनकोट किया कि कर्म करिए, फल की चिंता ना करिए। ये जैसन बोबा वैसन कटवा की व्याख्या आप एक अन्य प्रसंग के माध्यम से कर सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई। जर्मनी को वर्साई की संधि के तहत जुर्माना लगाया गया। फलतः हिटलर का प्रादुर्भाव हुआ। हिटलर जर्मनी के लोगों को राष्ट्र की रक्षा के नाम पर अपने पक्ष कर लिया। फलतः दूसरी विश्व युद्ध में जर्मनी के नामो निशान मिट गया। हिटलर अतिवादी, हिंसक और कट्टरता से प्रेरित होकर राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना चाहता था। परिणामतः जर्मनी के द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ किसी से छुपा नहीं हुआ है। उन्होंने एक स्टोरी के माध्यम से समझाया है कि जैसन बोबा वैसन कटवा का क्या, जो जैसा करता है वैसा ही फल मिलता है। 1920 के दशक में महात्मा गांधी का आगमन हुआ। इसके द्वारा सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सविनय का प्रयोग औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध किया गया। फलतः भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। इस प्रसंग में समझ सकते हैं कि जैसा काम करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। यानी बोबा आम बबूल का तो आम कहाँ से होए, यानी जैसा फल करेंगे वैसे। इन्होंने 2-3 स्टोरी और महात्मा गांधी से रिलेटेड कोट कहानी को भी लिख कर इन्होंने ये सिद्ध करा है, एक प्रूव करा है कि जैसन बोबा वैसन कटवा। अर्थात मानव हो या समाज हो, उसे हमेशा सही एवं उचित निर्णय लेकर ही किसी काम को करना चाहिए, अन्यथा इसका नुकसान मानव या समाज या राष्ट्र को उठाना पड़ सकता है। वर्तमान समय में अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की हालत से यह उक्ति चरितार्थ प्रतीत होती है, जैसन बोबा वैसन कटवा। भारत सरकार की मदद से 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ, लेकिन उसकी आज़ादी के कुछ साल बाद ही वहाँ की सरकारों ने आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अवैध व्यापार को बढ़ावा दिया, जिसने भारत के सीमावर्ती राज्य असम, मेघालय अशांति का माहौल पैदा हुआ। भारत सरकार ने इसे नियंत्रित कर लिया, परंतु बांग्लादेश के लिए यह काल साबित हुआ। पिछले वर्ष 2024 में बांग्लादेश में छात्रों का हिंसक आंदोलन हुआ, वहाँ की सरकार तख्तापलट कर दिया गया। इससे समझ में आता है कि आप यदि किसी दूसरे के लिए समस्या पैदा करना चाहते हैं तो फलतः उस समस्या खुद जंगल में फंस सकते, जाल में फंस सकता है। तब मानव की कल्याण की सोचना चाहिए, ना कि हानि का। यानी आप किसी दूसरे के बुरा चाहते हो तो आपके साथ भी बुरा होगा कभी ना कभी जाके। इनके ऐसे में एक थोड़ा सा, बाकी सब अच्छे हैं, एक थोड़ा सा ये देखने माइनस पॉइंट जो देखने को मिला है ना, वो ये पैराग्राफ थोड़ा चेंज करके नहीं लिख रहे हैं। बाकी इनका ऐसे बहुत अच्छा लिखे हैं। इस संबंध में कहा भी जाता है कि पशु है जो खुद ही चरे, मानो तो मानो के लिए मरे। अच्छा कोट लिखा है इन्होंने। अर्थात सकारात्मक सोच के साथ व्यक्ति को लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। वर्तमान समय में विश्व में तकनीकी प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, यूट्यूब का दौर है। सभी लोग एक दूसरे से पूरे विश्व में सेकेंडों में जुड़ जाते हैं। इससे विश्व में आर्थिक विकास, सामाजिक विश्वास को बढ़ावा मिला, परंतु आज तकनीकी द्वारा मानव का दुश्मन बनते जा रहे हैं। पृथ्वी पर लगातार जलवायु परिवर्तन, चरम मौसमी घटना देखने को मिल रही है, लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है, जिससे लगता है कि बहुत जल्द ही मानव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस संबंध में पर्यावरणविद कहते हैं कि तकनीकी प्रौद्योगिकी के दौर में मानव ने तरक्की तो की है, परंतु ये तरक्की मानव को ही खत्म कर देगा। जैसे कि ये पृथ्वी रहने लायक नहीं रह जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है तो प्रकृति भी उसके साथ यही करता है। उपरोक्त लोकोक्ति में यदि समाज एवं व्यक्ति के स्तर पर देखें तो सबसे
पहला नाम भीमराव अम्बेडकर जी का आता है, जो दलित समाज से आते हुए भारत के संविधान निर्माता बने। वे परिस्थिति को दोष देने की बजाय अपनी मेहनत और लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति से लगातार प्रयास करते रहे। राह में कई मुश्किलें आई, रुके नहीं और आज पूरे विश्व में भारतीय संविधान निर्माता के नाम से जाने जाते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते तो शायद ही उन्हें कोई जान पाता है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करते रहना चाहिए। इस संबंध में यह पंक्ति, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो। इसको लगातार लिख देना चाहिए था, ऐसे इन्होंने ऐसे करके लिखा है। चलिए, ये अच्छा कोट लिखा है। कोशिश हरिवंश राय बच्चन का, ये इन्होंने कविता का अंश उठाया है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस संबंध में एक अन्य उदाहरण आप एडिसन का ले सकते हैं। उन्हें शिक्षक रूप में मंदबुद्धि कहा गया, लेकिन उनकी माता ने उन्हें लगातार प्रयास करने के लिए हिम्मत दी। लगभग 1000 वर्ष असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किए। इससे साबित होता है कि यदि आप सही रणनीति और कौशल से काम करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। देर हो सकती है, परंतु सफलता जरूर मिलेगी। इस संबंध में कहा गया, मंजिल मिलेगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो लोग हैं। इन्होंने कोड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, अर्थात सभी सफलता जरूर मिलेगी। महाभारत में 2 पात्र का नाम जरूर लिया जाता है, पहला कर्ण और दूसरा दुर्योधन। कर्ण को जो द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया, तो उसने स्वयं के अभ्यास से अपनी शिक्षा पाया और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। वह किसी से सहारे नहीं बैठा, बल्कि अपनी मेहनत के बल पे अपने आप को तपाया और सफलता पाई। आज भी उसका नाम आदर्श लिया जाता है। पर यदि दुर्योधन की बात करें तो वो राजपूत होने के उन्माद में अपनी अहंकार वश अपनी भावी का चिरहरण करना चाहा। फलता परिणाम आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ और कौरवों का वंश अंत हो गया। दुर्योधन ने लोभ और लालच और अहंकार का पोषण किया, जिससे उसका वंश अंत कर दिया, अपना वंश को अंत कर लिया। कुल मिलाकर यह व्यक्ति सारगर्भित तरीके से किसी भी बात को कहने हेतु कही जा सकती है। मानव हो या समाज, राष्ट्र, सभी को सकारात्मक विचार को प्रोत्साहन करने चाहिए। विकास और नई तकनीकों को बढ़ावा देना चाहिए। आपसी विश्वास, सहिष्णुता और प्रेम को बढ़ावा देना चाहिए, न कि हिंसा, लोभ और घृणा को पोषण करना चाहिए। घृणा, हिंसा द्वारा समाज और व्यक्ति के राष्ट्र नुकसान होता है। अतः सभी लोगों को अपने कर्म करना चाहिए, सही दिशा में अपनी रणनीति से कार्य किया जाने जो मानव के कल्याण के लिए हो, जिससे समाज में पिछड़े, दलित एवं महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। अतः आप जिस प्रकार अपने समाज, देश और व्यक्तित्व का विकास करेंगे, उसका फल भी आपको उसी तरह से मिलेगा। इसलिए सकारात्मक कार्य से देश या समाज में बदलाव की कोशिश की जानी चाहिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिल कोय, जो दिल खोजना अपना, मुझसे बुरा ना कोय। मतलब यहाँ इन्होंने एक कोट से अंत किया है। कुल मिला के इनका ऐसे जो है वो एवरेज रहा। ये भी ऐसे बहुत अच्छा रहा इनका। मेरे ख्याल से इसमें जो मार्क्स है 170 प्लस आनी चाहिए। और तीनों इन्होंने इससे अच्छा लिखा है। निगेटिव में यही है कि इन्होंने पैराग्राफ कम यूज़ किया, पैराग्राफ का कम यूज़ किया है। एक पेज में एक पैराग्राफ लिखे, 1.5 पेज में। बाकी 170 प्लस आनी चाहिए। बाकी आप लोग अपना कमेंट करके बताएं कि इस एसे में कितना मार्क्स आ सकता है। मेरे अनुसार से तो 170 प्लस है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।